मुंबई में सियासी संग्राम जारी है। नवनीत राणा और उनके पति की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। रवि राणा को सीधे तलोजा जेल ले जाया जाएगा और नवनीत राणा को भायखला जेल ले जाया जाएगा, जैसी जानकारी मिल रही है। कोविड रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, उसके बाद अब ये रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोनों को क्योंकि अलग अलग जेल में रखा जाएगा तो इन्हें जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। फिलहाल सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में दोनों हैं और यहां से अब उन्हें ले जाया जाएगा जेल। नवनीत राणा को भायखला जेल ले जाने की तैयारी है तो उनके पति रवि राणा को तलोजा जेल में रखा जाएगा। कृष्णा ठाकुर हमारे संवाददाता सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से सीधा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कृष्णा, क्या अपडेट है वहां से? शिरीन, मैं लगातार आपको तस्वीर तो सीधे तौर पे आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए कि ये सांता क्रूज पुलिस स्टेशन का परिसर है और तैयारियां जो है वो पुलिस की तरफ से पूरी कर ली गई है। और आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो ये जो पूरी पुलिस स्टेशन के बाहर जो है वो पुलिस के जवान जो है वो तैनात हो गए हैं। छावनी में पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो तब्दील हो गया है और अब से कुछ ही मिनटों बाद नवनीत राणा और रवि राणा जो है वो पुलिस स्टेशन के बाहर आएंगे और पुलिस इनको पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाते हुए नवनीत राणा को भायखला जेल लेके जाएगी, जो महिला कारागृह है, और जो रवि राणा हैं उनको जो है नवी मुंबई के भायखला जो जेल में लेके जाया जाएगा। पहले यह बताया जा रहा था कि उनको जो आर्थर रोड जेल लेके जाया जाएगा, लेकिन जो आर्थर रोड जेल में है कैदियों की क्षमता पूरी हो गई है और इस वजह से नवनीत राणा को जो है वो तलोजा जेल लेके जाया जाएगा। तो अब से बस कुछ ही मिनटों का इंतजार, जिसके बाद वो दोनों दंपत्ति बाहर आएंगे और जो पुलिस है सांता क्रूज पुलिस वो अलग अलग पुलिस स्टेशन अलग अलग जो है जेल में कारागृह में इनको लेके जाएंगे। कृष्णा, अब क्योंकि जेल ले जाने की तैयारी हो रही है तो यहाँ पर कृष्णा ठाकुर हमारे संवाददाता सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के बाहर से ही हमें जानकारी दे रहे हैं कि अब उन्हें अलग अलग जेल में जिस तरह से रखा जाएगा तो थोड़ी ही देर बाद यहाँ से निकलेंगे और दोनों को फिर जेल भेजा जाएगा। ठीक है कृष्णा, आपके पास हम आगे भी आएंगे, आप जानकारी जैसी होगी हम तक पहुंचाइएगा। ये पूरा विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ, महाराष्ट्र में आखिर ये लड़ाई शुरू कैसे हुई और अब कैसे नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल तक पहुंच रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नवनीत और रवि राणा की ये तब की तस्वीर है जब पूरी रात सांता क्रूज थाने में बिताने के बाद दोनों को पेशी के लिए पुलिस बांद्रा कोर्ट लेकर निकली। और ये तस्वीर तब की है जब पुलिस राणा दंपत्ति को बांद्रा कोर्ट लेकर पहुंची। अब यहाँ नवनीत राणा के हाव भाव बहुत ध्यान से देखिए। नवनीत ने पहले मीडिया के कैमरों की ओर देखा, फिर अपना बायां हाथ ऊपर किया और मुट्ठी बांधी। और ये बांद्रा कोर्ट में पेशी के ठीक बाद की तस्वीर, जब नवनीत और रवि राणा को पुलिस भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट से लेकर निकली तो नवनीत और रवि दोनों ने हाथ जोड़े। फिर नवनीत राणा ने मीडिया के कैमरों की तरफ देखा, कुछ कहा भी। इस दौरान रवि राणा ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। पुलिस आगे लेकर बढ़ी तो नवनीत राणा ने भी हाथ उठाया, जय श्री राम का नारा लगाया। नवनीत राणा के ये हाव भाव और तेवर बताते हैं कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और शिवसेना के खिलाफ जो धर्म युद्ध उन्होंने छेड़ा है उसमें वो जल्द हार नहीं मानने वाले हैं। अब यहाँ विस्तार से जानिए कि शनिवार शाम गिरफ्तारी के बाद आज बांद्रा कोर्ट में पेशी के दौरान क्या क्या हुआ और कैसे राणा दंपत्ति 14 दिन के लिए जेल पहुंच गए। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने नवनीत और रवि राणा को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। पुलिस ने कोर्ट के सामने दोनों की 7 दिन की रिमांड की मांग रखी थी, जिसका नवनीत के वकील ने विरोध किया। पुलिस की एफआईआर पर राणा दंपत्ति के वकील ने सवाल उठाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, पुलिस की रिमांड की मांग खारिज कर दी गई और नवनीत राणा और रवि राणा दोनों को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आइए समझते हैं मेरे सहयोगी सूरज से। सूरज, जब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को अदालत के सामने पेश किया गया तो क्या दलीलें रखी गई मुंबई पुलिस के वकील की तरफ से और बचाव पक्ष के वकील की तरफ से? देखिए, प्रदीप गहलोत मुंबई पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमने इन्हें 149 का सीआरपीसी का नोटिस दिया था और ये कहा था कि आप शांति बनाए रखें, लेकिन इन्होंने चैनल्स को
से को इंटरव्यू दिया, फोन पे इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद भड़काऊ बातें की कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो भी मातोश्री जाकर। ऐसे करके उन्होंने मुंबई समेत महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वो उस पर सवाल उठा दिया। इसके अलावा सबसे डेंजर बात ये थी कि देश के प्रधानमंत्री मुंबई में आने वाले हैं, ऐसे में मुंबई हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री किसी भी शहर जाते हैं, वहाँ की सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। ऐसे में इस तरह के हालात पैदा करना तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठ जाएंगे, उनकी सुरक्षा को भी खतरा होगा। तो ये कहीं किसी प्लानिंग का कोई प्लानिंग तो नहीं थी। इस सब चीजों के बारे में जानना है, पता लगाना है, इस वजह से हमें इनकी कस्टडी चाहिए। ऐसी बात कोर्ट में प्रदीप भरत ने की थी, जो सरकारी वकील है। राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने अपने बयानों से धर्म और जाति के आधार पर विद्वेष फैलाने की कोशिश की। आरोप है कि दोनों ने सरकारी काम में दखल डालने की भी कोशिश की। दोनों पर 124A के तहत राजद्रोह की भी धारा लगाई गई है। क्योंकि एफआईआर पर किसी भी तरह के सेक्शंस नहीं है। उन्होंने आर्गुमेंट में कहा कि जिस तरह का इन्होंने कृत्य किया है, जैसा इन्होंने जो कुछ इंटरव्यू देना, जिस तरह से प्लान किया है, ये एक राजद्रोह से कम नहीं है। ऐसे में ये आगे चल के इस दिशा में भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इस ओर इशारा प्रदीप भरत ने किया। लेकिन वहीं बात करें जो रिजवान मर्चेंट है, रवि राणा और उनकी पत्नी के वकील, उन्होंने ये कोर्ट में कहा कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स ये दे रहे हैं वो उसका ग्राउंड कोई भी स्ट्रांग नहीं है। अगर ये कहते हैं देशद्रोह की, राजद्रोह की बात है, तो कोई भी एक एविडेंस दिखाएं और इसे प्रूफ करें कोर्ट के सामने, प्राइमा फेसी एविडेंस दिखाएं। लेकिन जो सरकारी पक्ष है वो प्राइमा फेसी एविडेंस दिखाने में भी फेल रहा। तमाम आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट ने अपने हाथ से ऑर्डर लिखना शुरू किया और एंड में दोनों को ही 14 दिन के लिए जेल कस्टडी में भेज दिया। जानकारों की माने तो राजद्रोह की धारा इसलिए लगाई गई ताकि आसानी से जमानत न हो सके। लेकिन इसी राजद्रोह वाली राजनीति पर नवनीत राणा उद्धव सरकार पर भड़क उठी। हनुमान चालीसा पढ़ना पाप है क्या? अगर ऐसा है तो धारा 124A के तहत आजीवन कारावास की सजा दे दो। देश की जनता से हमारा सवाल है कि हनुमान चालीसा पढ़ना अगर गुनाह है तो हमें फांसी की सजा दे दो। शिव सैनिकों से शनिवार पूरे दिन ठनी रहने के बीच खार थाने की पुलिस शाम को नवनीत और रवि राणा के घर पहुंची थी। तब भी नवनीत पुलिस अधिकारियों पर जमकर बरसी थी। ये मुख्यमंत्री के गुंडे जिस तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, ये बंगाल की दिशा में जा रहे हैं। प्रतिनिधि अपने प्रश्नों के लिए लड़ता है और जो हम लड़ रहे हैं। इस तीखी बहसबाजी के बाद पुलिस नवनीत और उनके पति रवि राणा को लेकर खार थाने पहुंच गई थी। वहीं से कुछ देर बाद दोनों की गिरफ्तारी की खबर आई थी। नवनीत और रवि पहले खार पुलिस थाने में रखे गए, फिर और देखिए अब बड़ी खबर ये आ रही है इस वक्त कि जेल ले जाने के लिए नवनीत राणा को बाहर लाया गया है। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं। नवनीत राणा जिन्हें अब भाईखला जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। दोनों अब थाने से जेल भेजे जाएंगे। उनके पति रवि राणा को तलोजा जेल में रखा जाएगा। कृष्णा ठाकुर हमारे संवाददाता मौके पर ही हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कृष्णा, तस्वीरें हम देख रहे हैं, दोनों को जेल ले जाया जा रहा है। बिल्कुल शेरिन, दोनों को जो है वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से निकाल लिया गया है और अब जो है पुलिस नवनीत राणा और रवि राणा को तलोजा जेल और भाईखला जेल दोनों जेल की तरफ बढ़े हैं। और तलोजा जेल जो है वो रवि राणा को लेके जाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नवनीत राणा को जो महिला कारावास है भाईखला जेल, वहां पे लेके जाया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें जो है पुलिस की वैन आगे आगे आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से करीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है तलोजा जेल का और तलोजा जेल जो है 1 से 1.5 घंटे में वो पहुंचेंगे। तो कृष्णा जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ से निकल चुके हैं और अब इसके बाद अलग अलग जेल में, क्योंकि दोनों को रखा जाएगा, नवनीत राणा और रवि राणा दोनों अलग अलग जेल में रहेंगे। तलोजा जेल में रहेंगे रवि राणा और भाईखला जेल में नवनीत राणा को रखा जाएगा। 14 दिन की जेल दोनों को दी गई है और सांता क्रूज थाने में ही उनका RT-PCR टेस्ट भी हुआ, रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया। कृष्णा, फिर से आपके पास आऊंगी मैं। ये कृष्णा, आपको आवाज मिल रही है मेरी?
शिरीन, देखिए पुलिस का काफिला जो है वो आपको दिख रहा होगा। नवनीत राणा को लेके पुलिस जो है वो जा रही है। रवि राणा भी साथ में है। तलोजा जेल यहाँ से सफर तय किया जाएगा। 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। ये देखिए कि पुलिस जो है वो स्कॉट करते हुए नवनीत राणा और रवि राणा को लेके जा रही है। पुलिस निकल चुकी है यहाँ से और भाईखला जेल जो है कम से कम आधे घंटे का रास्ता है। यहाँ से आधे घंटे में नवनीत राणा को भाईखला जेल पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ तलोजा जेल 1 से 1.5 घंटे, क्योंकि वो न्यू बॉम्बे में आता है, तो यहाँ से क्योंकि अभी ट्रैफिक का समय है तो कम से कम 1.5 घंटे का समय जो है वो लगेगा। और अब देखिए कि पुलिस का जो काफिला है वो नवनीत राणा के आगे चल रहा है। कृष्णा, दोनों नवनीत राणा और रवि राणा को लेकर निकल चुकी है पुलिस। ये एक ही गाड़ी में जा रहे हैं या अलग अलग गाड़ियों में लेकर जाया जा रहा है इनको? देखिए, जहां तक हमें जानकारी मिली है वो ये कि अलग अलग गाड़ियां हैं नवनीत राणा के लिए और रवि राणा के लिए, क्योंकि 2 अलग अलग जेल हैं। तो नवनीत राणा के लिए जो है अलग गाड़ी है और रवि राणा के लिए अलग गाड़ी है। जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है। कृष्णा, यहाँ पर देखिए एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए ये भी होगी कि रास्ते में कोई विरोध करते हुए लोग ना मिले। जिस तरीके से कल भी हमने देखा था कि एक थाने के बाहर ही बड़ी संख्या में शिव सैनिक भी जुट गए थे और जब वहां पर पहुंचे किरीट सोमैया उसके बाद भी काफी तनाव का माहौल था। तो ये भी देखना होगा कि कहीं रास्ते में कोई ऐसी तस्वीर ना मिल जाए। कृष्णा जी शिरीन, आप बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से कल हमने परिस्थिति देखी किरीट सोमैया के साथ जो हुआ वो हम सबको पता है। शिव सैनिक कितने आक्रोशित थे। ऐसे में जेल ले जाते समय जो पुलिस के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कानून व्यवस्था को मेंटेन किए जाना, क्योंकि अभी भी जो है वो शिव सैनिक आक्रोशित हैं और इसे कतई नहीं इनकार किया जा सकता है कि जब तक वो जेल के रास्ते में है तो उनकी सिक्योरिटी जो है वो अपर मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से कल इंसिडेंट हुआ वो बताता है कि कितना जो है पुलिस का फेलियर रहा है। किरीट सोमैया जो है वो जेड सिक्योरिटी दिया गया है उनको, और उसके बाद भी अगर इस तरीके के इंसिडेंट अगर जेड सिक्योरिटी वाले इंसान के साथ होता है तो आप समझ जाइए कि इनकी सिक्योरिटी को लेके और पुलिस जो है पुलिस के काम को लेके कितने सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो कृष्णा जानकारी भी हमें दे रहे हैं। और देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। सांता क्रूज थाने से नवनीत राणा और रवि राणा को ले जाया जा रहा है। अब अलग अलग जेल में जिस तरह से उन्हें रखा जाएगा, नवनीत राणा और भाईखला जेल में रखी जाएंगी और उसके साथ ही उनके जो पति है रवि राणा उन्हें दूसरी जेल तलोजा जेल में रखा जाएगा। कृष्णा जानकारी दे रहे थे कि भाईखला जेल लगभग आधे घंटे का वक्त लगेगा जब नवनीत राणा को लेकर पुलिस वहां पर पहुंच जाएगी, तो दूसरी तरफ रवि राणा के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। देखिए तस्वीरों में रवि राणा दिख भी रहे हैं इस गाड़ी के अंदर जिस गाड़ी में पुलिस उन्हें लेकर जा रही है। इस गाड़ी में रवि राणा दिखाई दे रहे हैं और ये गाड़ी पहुंचेगी तलोजा जेल की तरफ, जहां का वक्त जो है वो 1 से 1.5 घंटे का, जैसा कृष्णा बता रहे थे कि इतना वक्त लग सकता है। इस वक्त ट्रैफिक का भी समय है और यहाँ से दूरी भी है, तो भारी सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस अपने सुरक्षा में दोनों को ही लेकर जा रही है। दोनों के खिलाफ राजद्रोह की धारा में मामला दर्ज हुआ है और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को भी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती जरूर है। लेकिन अब देखिए जिस तरह से आरटीपीसीआर रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था तो वो रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई और उसके बाद ही जेल ले जाने की प्रक्रिया अब शुरू हुई है। यहाँ से अब सीधे उन्हें अपनी अपनी जेल में रखा जाएगा। मेरे साथ सूरज ओझा भी जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, आपके पास क्या जानकारी है? दोनों नवनीत राणा रवि राणा दोनों को लेकर निकल चुकी है पुलिस? जी बिल्कुल, दोनों को लेकर निकल चुकी है पुलिस। ये जब से कोर्ट का ऑर्डर आया था दोपहर से, तब से ही पुलिस इंतजार कर रही थी कि इनका आरटीपीसीआर का रिपोर्ट कब आता है। और आपको बता दें कि 8-8:15 बजे के करीब 8 बजे के करीब इनका कोविड का रिपोर्ट आया जो नेगेटिव आया। उसके बाद उस रिपोर्ट की कॉपी के साथ पुलिस की 2 टीम बनाई गई क्योंकि दोनों को ही सुरक्षा देनी थी। क्योंकि आपको पता है कि कल जो जिस तरह से शिव सैनिकों ने हंगामा किया था, इस वजह से दोनों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। तो अब पुलिस को पहले जब इन दोनों को साथ में जब थे तो उनको एक ही टीम चाहिए थी, लेकिन अब दोनों को अलग अलग ले जाना था। ऐसे में पुलिस को 2 अलग अलग टीम बनानी पड़ी। एक टीम नवनीत राणा के साथ थी और दूसरी टीम रवि राणा के साथ है। तो नवनीत राणा को भाईखला जेल ले जाया जाएगा, जहां जो कि महिलाओं के लिए डेडिकेटेड जेल है, जहां पे महिला कैदियों को रखा जाता है। इसके अलावा अल्सर रोड जेल में रखना चाहिए रवि राणा को भी, लेकिन अल्सर रोड जेल
में आरोपियों की संख्या ज्यादा है, ओवर मतलब बहुत ज्यादा कैदी आ गए जितनी जगह वहाँ होनी थी। इसी वजह से अब रवि राणा को मुंबई से सटे नवी मुंबई, जो जहाँ पर तलोजा जेल है, जो काफी बड़ा जेल है, वहां पर अब उन्हें ले जाया जाएगा। तो अब दोनों को पुलिस भारी बंदोबस्त के साथ, सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ अलग अलग जेलों में ले जा रही है, जहां पर अब पहले जेल में जैसे ही एंट्री की जाएगी वैसे ही जेल प्रशासन को इनके कोविड की रिपोर्ट की कॉपी दिखाई जाएगी। इसके बाद बांद्रा कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है 14 दिन की जेल कस्टडी का, वो ऑर्डर की कॉपी दिखाई जाएगी। इसके बाद दोनों को जेल के अंदर एंट्री मिलेगी और जो सामान्य जो कैदी होते हैं, जिन्हें जो सुविधा दी जाती है, जैसे बैरक दिए जाते हैं, वैसे ही बर्ताव इनके साथ भी किया जाएगा। जी, तो सूरज जानकारी दे रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से निभाई गई और उसके बाद अब जेल ले जाया जा रहा है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं। रवि राणा तस्वीर में दिख रहे हैं, इसमें जो गाड़ी पुलिस की जिसके जरिए उनको ले जाया जा रहा है, और नवनीत राणा भी भायखला जेल के लिए उनको लेकर पुलिस निकल चुकी है। दोनों को एक समय पर लेकर यहां से निकली है पुलिस और अलग अलग जेलों में। देखिए तस्वीरें, पहली तस्वीर है सांता क्रूज थाने से जब नवनीत राणा निकली। उन्होंने यहां पर भी मीडिया के कैमरों की तरफ अपना हाथ हिलाया और उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गई, यहां से निकल गई हैं। इन्हें भायखला जेल ले जाया जा रहा है। तलोजा जेल की तरफ है रवि राणा और उन्हें भी यहां से 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। सूरज, एक तस्वीर तो ये, और थोड़ी देर पहले एक और तस्वीर आई थी जिस तरह से हमने देखा कि उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ उस बूढ़ी दादी के घर पहुंचे जो मातोश्री के बाहर विरोध में पहुंची थी नवनीत राणा के। उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंचे, उनसे मिले, परिवार से बातचीत की। ये कैसा संदेश था? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ संदेश था कि अगर आप मातोश्री की तरफ देखेंगे, मातोश्री को आप किसी भी तरह से चैलेंज करेंगे तो आपको शिव सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से शिव सैनिकों ने कलानगर में बैठकर अपनी ताकत बताई और बाद में नवनीत राणा, रवि राणा की बिल्डिंग के नीचे जिस तरह से शिवसेना ने अपनी शक्ति दिखाई। आपको ये भी बता दें कि उद्धव ठाकरे आम की पेटी लेकर गए थे दादी के लिए। आम की पेटी उन्हें गिफ्ट की गई है क्योंकि वो भी वहां पर बैठी थी बहुत देर तक, और बहुत देर तक रहने के बाद हर किसी ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि शिवसेना की तरफ जो मातोश्री उनका एक श्रद्धा स्थल है, अगर उस तरफ कोई उंगली उठाता है, उसे कोई चैलेंज करता है, और तो यही मैसेज देने की कोशिश आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भी रही है। ठीक है सूरज, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो जिस तरह से अभी जेल ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार आगे भी आप तक हम अपडेट पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिरीन। तो देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी लगातार इस संग्राम को आगे बढ़ा रही है। और अब जो खबर वहां से आ रही है वो ये कि नवनीत राणा और रवि राणा को जेल ले जाया जा रहा है। सांता क्रूज थाने में ही रखा गया था दोनों को। उसके बाद जो प्रक्रिया है जेल ले जाने की वो पूरी की जा रही थी। कोविड रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था और उसके बाद देखिए, जिस वक्त जेल ले जाया जा रहा था तो मीडिया के कैमरे के सामने अपना हाथ दिखाते हुए दिखी नवनीत राणा। कल दिन भर जब आपने उन्हें देखा तो काफी गुस्से में और उनके तेवर काफी तल्ख थे। कई बार जब भी वो सामने आई मीडिया के तो देखने को मिला था बॉडी लैंग्वेज उनका जिस तरह से। और आज ये तस्वीरें उस वक्त की जब उन्हें ले जाया जा रहा था जेल की तरफ। हमारे साथ सीधे रुख कर लेते हैं, लता शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई है भायखला जेल जहां पर नवनीत राणा को रखा जाएगा। वहां से लता, क्या जानकारी है वहां से? जी, आज दोपहर को 2 से 2:30 बजे के बीच करीब जो है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन उन्हें ले जाया गया और वहां पे उनकी कोविड रिपोर्ट टेस्ट की गई। अब थोड़ी देर पहले ही उनके आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो निगेटिव आई है, जिसके चलते जो रवि राणा है विधायक, उनके जो पति हैं, उन्हें ले जाया जा रहा है जेल में। और उसके साथ साथ जो नवनीत राणा है उन्हें भायखला महिला जेल में लेकर आए यहाँ पर। लेकिन की पुलिसकर्मी की जो संख्या है काफी कम है। हालांकि कल खार पुलिस स्टेशन में जो पुलिस कर्मियों की संख्या थी काफी ज्यादा थी और वहां पर तनावपूर्ण स्थिति भी देखी गई थी। शिव सैनिक भी
कल मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ भी नजारा नहीं नजर आ रहा है और जो पुलिसकर्मी है उनकी संख्या भी काफी कम नजर आ रही है, लेकिन वहां से निकल चुके हैं वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से, जल्दी यहाँ पर पहुंचने होंगे। और साथ ही उनके जो पति है, कहा जा रहा है कि या तो उन्हें तालोजा जेल में लेके जाया जाएगा या फिर उन्हें आर्थर रोड जेल में ले जाया जाएगा, लेकिन अब तक इस बात का कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। लेकिन नवनीत राणा जो कि सांसद हैं और कल गिरफ्तारी उनकी हुई थी, आज उनको कोर्ट ले जाया गया और जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की उन्हें मिली है। 29 तारीख को बेल की ठीक है लता, आप नजर रखिएगा, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो फिलहाल नवनीत राणा जो कि भायखला जेल थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी, जैसा भी अपडेट इस खबर से जुड़ा होगा आप आगे देखेंगे। बहरहाल देखिए, आज से शुरू हो रहा है हमारा नया शो सबकी चिंता मनी मनी। क्या है दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत? पहले एपिसोड में रूस से एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबकी चिंता एक है, कैसे मजबूत राष्ट्र बनाएं। मजबूत राष्ट्र तभी बनता है जब राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इस वक्त दुनिया पर मंडराते आर्थिक संकट ने इन सभी को चिंता में डाल रखा है। इन देशों की इकोनॉमी की जमीनी हकीकत क्या है, वहां पर आम लोगों का हाल, आज से देखिए एबीपी न्यूज की विशेष सीरीज सबकी चिंता मनी मनी। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और इस वक्त मैं मौजूद हूं रूस की राजधानी मॉस्को में। जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, यानी अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए हैं, तब से पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन के साथ साथ इस देश पर भी लगी हुई हैं। क्या रूस को युद्ध छेड़ने के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? क्या रूस पर आर्थिक पाबंदियों का कोई असर हो सकता है? ये वो सारे सवाल हैं जो पूरी दुनिया जानना चाहती है। रूस में महंगाई कैसी है? क्या आने वाले दिनों में रूस पर महामंदी का असर हो सकता है? इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, यानी कि रूस की राजधानी मॉस्को में, यहां पर जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से करीब 2 लाख लोगों के रोजगार छीनने की नौबत आ गई है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है रूस। इसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है, चाहे वो मॉस्को का रेड स्क्वायर हो जिसने न जाने कितनी क्रांतियां देखी हैं, चाहे वो रूस का रेलवे सिस्टम हो जिसने पूरी दुनिया को रेल नेटवर्क बनाना सिखाया हो, चाहे वो रूस का वोडका हो जिसके लिए पूरी दुनिया के लोगों में आज भी खुमार है, या फिर रूस की बाबुश्का डॉल्स हो जिसने दुनिया भर के ड्राइंग रूम्स की शान बढ़ाई है। रूस की सांस्कृतिक विरासत और राजनीतिक विरासत का पिछले 2000 साल से पूरी दुनिया पर गहरा असर है। रूस एक बड़ी सैन्य ताकत के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में से एक भी है। इसलिए रूस की चर्चा किए बिना दुनिया की चर्चा नहीं की जा सकती। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर रूस पर केंद्रित कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त दबाव में है, इसमें कोई शक नहीं है। खास तौर पर यूक्रेन से युद्ध करना एक महंगा सौदा साबित हो रहा है, ये बात वो जानते हैं। दरअसल जब भी किसी देश में जंग होती है तो जानमाल के नुकसान के साथ साथ उसकी अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ी चोट पड़ती है। रूस चूंकि दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में से एक रही है, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ने से उस पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि रूस इस मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस वक्त अमेरिका 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ पहले नंबर पर है, चीन 12 ट्रिलियन के साथ दूसरे, जापान 5 ट्रिलियन के साथ तीसरे, जर्मनी 3.5 ट्रिलियन के साथ चौथे, भारत 2.7 ट्रिलियन के साथ 5वें नंबर पर है, जबकि रूस टॉप 10 की लिस्ट से बाहर होकर 1.5 ट्रिलियन के साथ 11वें नंबर पर आ गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने रूस के मौजूदा आर्थिक हालात जानने के लिए रूस के बाजारों, वहां के भारतीय मूल के लोगों और अर्थशास्त्रियों से बात कर वहां की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। यूक्रेन जंग का, यानी कि रूस ने जो यूक्रेन के ऊपर
जो आक्रमण किया है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए हैं, क्या उसका असर कोई रूस की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है? ये सवाल पूरी दुनिया जानना चाहती है। और एबीपी न्यूज़ की टीम भी इस वक्त रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद है। पिछले 1 महीने से खाने पीने का सामान है, एक्सेसरीज हैं, जो लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ी महंगाई जरूर आई है। मॉस्को के मेयर सर्गिय सोबायानिन ने देश में बढ़ते आर्थिक संकट पर ध्यान दिलाने के लिए रोजगार के आंकड़ों पर सबसे ज्यादा नजर रखने को कहा है। वो आने वाले दिनों में रूस में बहुत बड़े पैमाने में बेरोजगारी का संकट देख रहे हैं। उनका कहना है कि अकेले मॉस्को शहर में 2 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है। वहीं मॉस्को स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक रिसर्च ने कहा है कि पूरे रूस में इस साल 20 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा है। वो इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों की आर्थिक पाबंदियों की वजह से 300 कंपनियों ने रूस से अपना कारोबार खत्म करने का ऐलान किया है। इनमें से एक अमेरिकी फूड चेन कंपनी मैकडॉनल्ड्स भी है, जहां 62,000 लोग काम करते हैं। भारत की तरह ही रूस में भी महंगाई बढ़ने लगी है। खाने पीने की चीजों से लेकर मोबाइल फोन, कपड़े और रोजमर्रा की सभी चीजें महंगी होती जा रही हैं। रूस में महंगाई दर पिछले 20 सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और आने वाले समय में रूस की जनता और अधिक महंगाई की मार झेल सकती है। राष्ट्रवाद के नाम पर जो युद्ध का खर्चा है वो भी आम लोगों की जेब से ही जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि युद्ध खत्म होते ही महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। रूस पर जो दुनिया भर की आर्थिक पाबंदियां लगी हैं, उससे उबरने में रूस को एक लंबा समय लग सकता है। रूस की सबसे प्रतिष्ठित रूडन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स की पढ़ाई कर रही चारू मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं। ये पिछले 5 साल से रूस में रह रही हैं। चारू के मुताबिक जब से युद्ध शुरू हुआ है, यहाँ पर खाने पीने की चीजें काफी महंगी हो गई हैं। इनके मुताबिक जब आम रूसी नागरिक को महंगाई इतनी चुभ रही है, तो सोचिए इनकी हालत क्या हो रही होगी। हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है। हम नॉर्मल ग्रोसरीज खरीदने जो जाते थे, जो 1000 या 2000 रूबल्स में आ जाती थी, वो अब सीधा 3000 4000 रूबल्स तक पहुंच रही है। तो इस वजह से एक्सपेंस बढ़ता है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं वो अपने घर से पैसे लेते हैं, तो घर से पैसा आने में, इंडिया से पैसा आने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। रूस में महंगाई पिछले 20 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है। रूसी सरकार की संस्था रोस्टैट के मुताबिक मार्च में महंगाई दर 17.3% पहुंच गई थी, जो साल 2002 के बाद सबसे ज्यादा है। साल के अंत तक रूस में महंगाई दर 20% पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने महंगाई की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए मॉस्को के बाजारों का जायजा लिया। लोगों ने माना कि यहाँ महंगाई तो काफी बढ़ी है, लेकिन अब उन्हें इसकी आदत सी पड़ती जा रही है। हम लोग यहाँ पर मौजूद थे रूस की राजधानी मॉस्को में। मॉस्को के साथ साथ हम लोगों ने इंटीरियर एरियाज़ में भी गए, बॉर्डर एरियाज़ में गए, बेल्गोरोड में, क्रीमिया में, रोस्तोव ऑन डोन जो कि बिल्कुल डोनबास से लगा हुआ इलाका है, यूक्रेन से सटा हुआ इलाका है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत की लोगों से और जानना चाहा कि क्या इसका असर कोई हुआ है। तो जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसके मुताबिक पिछले 1-1.5 महीने में जो ज़रूरी सामान है उनमें जो उनकी कीमतों में वृद्धि जरूर हुई है। जो आर्थिक पाबंदियाँ जो रूस के ऊपर लगी हैं, जो दुनिया भर ने पाबंदियां लगाई हैं रूस के ऊपर, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें बाधाएं आई हैं, उनके चलते ये वृद्धि हो सकती है। और उसके लिए ही यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सामान हैं, खाने पीने का सामान है, एक्सेसरीज़ हैं, जो लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ी महंगाई जरूर आई है। लेकिन साफ तौर से लोगों का ये भी मानना है, और जो रूस के जो अर्थशास्त्री हैं और दूसरे जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि रूस इस मंदी से या महंगाई से, जो भी मंदी अगर आ सकती है तो उससे बहुत जल्द उभर सकता है, क्योंकि पिछले 8 सालों से रूस में आर्थिक पाबंदियां लगी हुई थी। 2014 में जब क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था रूस ने, तब से ही ये पाबंदियां लग रही थी, लेकिन इस बार पाबंदियां ज़्यादा लगी हैं। लेकिन पिछले 8 सालों में रूस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। मॉस्को के लोगों के मुताबिक 19 लीटर के पीने के पानी का कंटेनर 35% महंगा हो गया है। 1 किलो चीनी 77% महंगी हो गई है, जबकि सब्जियों के दाम औसतन 30 से 50% बढ़ गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि उनके देश पर आर्थिक पाबंदियों का कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उनके देश में ही ऐसे कई लोग हैं जो उनकी बात को नकार रहे हैं। यानी कि जितना पुतिन कह रहे हैं वो पूरा सच नहीं है। रूस के सेंट्रल बैंक के गवर्नर का ही कहना है कि आने वाले दिनों में आर्थिक पाबंदियों के चलते हालात खराब हो सकते हैं।
अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि रूस में इस साल जीडीपी में करीब 10 से 15% तक की गिरावट आ सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये मानने को तैयार नहीं है कि रूस में गहरा आर्थिक संकट है। जानकारों के मुताबिक पुतिन ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पश्चिमी देशों के सामने किसी भी तरह कमजोर नहीं दिखना चाहते। लेकिन IMF जैसी दुनिया भर की संस्थाएं रूस की जीडीपी में बड़ी गिरावट आने की आशंका जता रही हैं। IMF का अनुमान है कि इस साल यानी 2022 में रूस की जीडीपी में 8.5% की गिरावट आ सकती है। अगले साल यानी 2023 में भी हालात तेजी से सुधरने वाले नहीं दिख रहे। IMF के मुताबिक 2023 में रूस की अर्थव्यवस्था में 2.3% की गिरावट देखने को मिल सकती है। IMF के मुताबिक इस साल दुनिया की जीडीपी करीब 3.6% रहने का अनुमान है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 0.8% कम है। रूस के सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष एल्विरा नबिउल्लिना ने चिंता जताते हुए कहा है कि रूस के विदेशी रिजर्व्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उनके मुताबिक इस साल के अंत तक बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा होने वाला है। उन्होंने यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद आपातकालीन स्थितियों को सुधारने के लिए मार्च में ब्याज दर 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दी थी, लेकिन इसके बाद स्थितियां बदली और 8 अप्रैल को ब्याज दरों में कटौती कर 17% कर दी गई। अप्रैल के अंत में इसे 15% तक करने की योजना है। वहीं डॉलर के मुकाबले रूबल की कीमत में जो गिरावट देखी गई थी, उसमें भी थोड़ा सुधार है। मार्च में $1 की कीमत 150 रूबल पहुंच गई थी, जो अब 80 रूबल के करीब है। 6 महीने पहले यानी अक्टूबर 2021 में तो ये एक्सचेंज रेट 70 रूबल के करीब थी। रूस अगर कोई चीज सबसे ज्यादा निर्यात करता है तो वो है कच्चा तेल। रूस का निर्यात बिल भी क्रूड ऑयल पर ही आधारित है और रूस के तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं यूरोप के देश। लेकिन आर्थिक पाबंदियों के चलते कई यूरोपीय देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि तेल के अलावा रूस दुनिया भर में सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक देश है, लेकिन पाबंदियों के चलते उस पर भी आंच पड़नी शुरू हो गई है। ऐसे में अगर माल बिकेगा नहीं तो कमाई कैसे होगी, और लाजमी है कि इसका असर रूस के आम आदमी की जेब पर ही पड़ने वाला है। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उत्पादक है। यूरोप समेत दुनिया के कई देशों को वो कच्चा तेल निर्यात करता है, लेकिन आर्थिक पाबंदियों की वजह से कई बड़े यूरोपीय देशों ने उससे तेल खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन इस नुकसान को पूरा करने के लिए रूस ने मित्र देशों के लिए तेल सप्लाई आसान कर दी है। भारत समेत एशिया के कई बड़े देश उससे तेल खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी स्थिति थोड़ी संभल गई। पश्चिमी देशों की पाबंदियों के बावजूद अप्रैल में रूस हर दिन 36 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि मार्च में संख्या 33 लाख बैरल प्रतिदिन थी, यानी कच्चे तेल के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। यूक्रेन युद्ध की कवरेज के दौरान एबीपी न्यूज की मुलाकात मॉस्को में रह रहे भारतीय मूल के बिजनेसमैन रामचंद्रन माधवन से हुई। मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले माधवन करीब 45 साल पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रूस आए थे और फिर यहीं के बनकर रह गए। ये भारत से चाय इंपोर्ट कर रूस में बेचते हैं। इनके मुताबिक युद्ध के शुरुआती दिनों में उनके बिजनेस पर थोड़ा असर पड़ा था, लेकिन अब स्थितियां काबू में हैं। Russian government is making a lot of other arrangements. They have allowed parallel imports, and they have started sourcing similar materials from other countries. And more importantly, they have started organizing the production of such items here in this country. It will take some time. I don't know. I can't tell you. It may take a month, 2, 3, 4, 5, 6. रूस एक आर्थिक महाशक्ति है। अगर रूस में आर्थिक संकट आता है तो इसका असर सिर्फ रूस ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, और इसका असर भारत में भी दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से जो ग्लोबल चेन सप्लाई है उसमें बाधाएं आनी शुरू हो गई हैं, जिसके चलते दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इससे निकलने का रास्ता क्या है। नीरज कुमार पिछले 30 सालों से रूस में रह रहे हैं। पैतृक तौर से बिहार के रहने वाले नीरज भी रूस में चाय का कारोबार करते हैं। इनका मानना है पुतिन के 20 साल के राज में रूस में जबरदस्त आर्थिक प्रगति हुई है। इनके मुताबिक भारत कच्चे तेल, गैस और सैन्य साजो सामान के लिए रूस पर बड़ी आसानी से निर्भर रह सकता है। वहीं चाय, शुगर, फार्मा और दवाइयों के लिए भारत भी रूस की खुलकर मदद कर सकता है। देखिए, धीरे धीरे करते करते ये संबंध मजबूत होता ही जा रहा है, क्योंकि आज के दिन में अगर रशिया को ले तो रशिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है
सनफ्लावर ऑयल का हो सकता है कुछ दिनों में रशिया ये सेब का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हो जाए, तो यहाँ से इंडिया में बहुत एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं एग्रो प्रोडक्ट, और इंपोर्ट बढ़ेगा ही क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध और कितना लंबा खिंचेगा ये कहना मुश्किल है, इसलिए जो मौजूदा आर्थिक हालात हैं वो आने वाले दिनों में और भी बदल सकते हैं। लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक इसका दंश झेलना पड़ेगा, इसे लेकर कोई दो राय नहीं है। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस में आर्थिक हालात क्या हैं, इसके बारे में मैंने आज आपको बताया। मेरी तरह ही एबीपी न्यूज़ के कई रिपोर्टर्स इस वक्त दुनिया के कई देशों में मौजूद हैं और आने वाले दिनों में हमारी कोशिश होगी कि उन देशों के आर्थिक हालात की ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपके सामने पेश करें, क्योंकि दुनिया भर में क्या चल रहा है और इसका असर आप पर क्या हो सकता है ये जानना आपका हक है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। नमस्कार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।